Hi everyone, welcome to EduTap. I hope you all are doing wonderful today. And this is IA and IFS Deep Dive Session. डीप डाइव जो कि सीरीज हम लेकर आए हैं स्पेसिफिकली आपके लिए ताकि एग्जाम में आने वाले हर तरीके के क्वेश्चन के लिए आप अभी से ही रेडी हो। आज का जो टॉपिक हम करने वाले हैं दिस इज कॉन्सेप्ट ऑफ डिमांड एंड लेट मी टेल यू वन मोर थिंग गाइस, ये जो डीप डाइव सीरीज है दिस इज अ वीकली सीरीज जिसमें कि हर सैटरडे हम आपके लिए एक वीडियो लेकर आते हैं जिसमें कि हम एक टॉपिक को बहुत इन डेप्थ समझते हैं, प्रॉपर उसमें डीप डाइव मारते हैं और हर तरीके के क्वेश्चंस जो कि एग्जाम में आ सकते हैं। फॉर एग्जांपल दीज केस स्टडीज और मल्टीपल जो स्टेटमेंट क्वेश्चंस हैं जो कि बहुत ज़्यादा अब इंक्रीज हो रहे हैं दिन ब दिन एग्जाम्स में। केस स्टडीज आ रही है, कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चंस आ रहे हैं, उनको केटर कर सको आप, हर तरीके के डिफिकल्टी लेवल को आप हैंडल कर सको। सो दिस इज द मोटिव बिहाइंड दिस सीरीज एंड आज का जो टॉपिक है जो हम आज कवर करने वाले हैं दैट इज कॉन्सेप्ट ऑफ डिमांड विच इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक व्हेन इट कम्स टू मॉड्यूल बी। इसमें से क्वेश्चन आना निश्चित ही है और ये जो स्निपेट्स आपके सामने लगे हुए हैं दीज आर ऑल्सो फ्रॉम नवंबर 2025, तो इसी तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में देखने को मिले। बिफोर वी मूव अहेड आई ऑल्सो वॉन्ट टू टेल यू कि PYQs जैसे मैं हमेशा बताती हूँ बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो एक डॉक्यूमेंट हमने प्रिपेयर करी है जिसमें आपको PYQs के साथ साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs जो है वो मिल जाएंगे। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है एंड इट इज एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट, सो यू डेफिनेटली चेक इट आउट। सो लेट्स स्टार्ट विद द कॉन्सेप्ट गाइस, व्हाट इज डिमांड। तो मुझे एक बात बताओ, मेरा ना मन कर रहा है कि मैं एक ऑडी ले लेती हूँ। ठीक है, ये मैंने ऑडी बना दी, मेरा मन कर रहा है कि मैं ऑडी ले लेती हूँ। Uh, just a second. Yeah. So, am I creating demand for it? क्या बोल सकते हैं कि मैंने इसकी डिमांड जनरेट कर दी? तब बोल सकते हैं अगर मेरे पास स्पेयर, अगर इस ऑडी की कीमत 50 लाख है और मेरे पास 50 लाख से 1 करोड़ स्पेयर पड़ा हुआ है जो कि मैं खर्च कर सकूं, या फिर मैं फाइनेंशियली इतनी केपेबल हूं कि आई कैन अफोर्ड दिस कार। इट इज ओनली देन जब बोल सकते हैं कि हाँ भाई मैंने डिमांड जनरेट करी है। सिर्फ विलिंगनेस टू बाय विदाउट हैविंग द एबिलिटी टू अफोर्ड, दैट इज नॉट डिमांड। ठीक है जी। तो अगर कोई चीज आप खरीद रहे हो, आटा खरीद रहे हो, सिर्फ आपके मन में थॉट आया आटा खरीदना है ना, मार्केट जाते हुए, तो क्या वो डिमांड क्रिएट होगी? हाँ। क्यों? क्योंकि आप आटा खरीदने के पैसे आपके पास हैं, राइट। तो दिस इज हाउ इट वर्क्स कॉन्सेप्चुअली। हमने क्लैरिटी लेकर चलना है। डिमांड क्या होता है? जब विलिंगनेस भी होती है एक कंज्यूमर की कुछ चीज खरीदने की, एट द सेम टाइम उसके पास उतने पैसे भी है, द एबिलिटी टू अफोर्ड इट भी है। पैसे ही पैसे हैं लेकिन मुझे तो आटा खरीदना ही नहीं है, मैं आटा खाती ही नहीं हूँ, है ना, कंज्यूम ही नहीं करती हूँ। उस केस में क्या डिमांड जनरेट कर रही हूँ मैं? नहीं, तब भी नहीं कर रही, बिकॉज देर इज नो विलिंगनेस टू बाय द कमोडिटी। तो ये दोनों चीजें जब होती हैं दैट क्रिएट्स द कॉन्सेप्ट ऑफ डिमांड। सेकेंड चीज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आगे का सारा तामझाम जो है इसी के ऊपर बेस्ड होने वाला है, तो इसे ध्यान से समझिएगा। डिमांड जब भी मैं बोलूँ, कैसे फर्क पड़ता है? आप एक मार्केट में गए, है ना, आपने देखा वहां कपड़े टंगे हुए हैं और उस पे सेल लिखा हुआ है 50%। मुझे बताओ क्या उसकी जो बिक्री है वो ज्यादा हो जाएगी कि नहीं? बिल्कुल हो जाएगी, है ना। क्यों हो जाएगी? क्योंकि उसका जो प्राइस है वो नीचे गिर गया है। तो प्राइस नीचे गिरा, डिस्काउंट प्राइस, वैसे ही डिमांड जो है प्रोडक्ट की वो बढ़ गई। ठीक है, तो आपने क्या देखा कि प्राइस ऑफ कमोडिटी जो है वो बहुत हेविली इम्पैक्ट करता है डिमांड को। तो क्या मैं बोल सकती हूँ कि डिमांड डिपेंडेंट है? अगर मैं बात करूँ फोर्सेस बिहाइंड चेंज इन डिमांड, ऐसे कौन से फोर्सेस हैं जो डिमांड को चेंज कर सकते हैं? तो उसमें सबसे पहला आएगा ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी, कमोडिटी का खुद का प्राइस। यही अगर कोई चीज मुझे 100 रुपए की मिलती है लेकिन अब ड्यू टू इन्फ्लेशन और एनी अदर रीजन मुझे अब वो 150 की मिल रही है, क्या अब मैं वो खरीदूंगी? मे बी नॉट, मे बी मैं 100 रुपए के अलग अलग सब्सटीट्यूट्स ढूंढूंगी, लेकिन मैं वो नहीं खरीदूंगी क्योंकि इतनी महंगाई, क्या फायदा इतनी महंगी चीज खरीद के। डिमांड थोड़ी सी फॉल करेगी डेफिनेटली जब प्राइसेस ऊपर जाएंगे किसी चीज के। तो ये जो इफेक्ट है, ठीक है, दैट क्रिएट्स द फर्स्ट फोर्स। पहली फोर्स क्या है? दैट इज ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। इसके अलावा जो भी है ये बाहरी ताकतें हैं, इनको हम बोलते हैं अदर फैक्टर्स। ठीक है, तभी ये पीले में लिखा हुआ है और ये सब बिना रंग के हैं बेचारे, बिकॉज ये है अदर फैक्टर्स। अदर फैक्टर्स में सबसे पहले आ जाता है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। क्या होते हैं रिलेटेड गुड्स? दो तरीके के होते हैं, एक होता है सब्सटीट्यूट्स, ठीक है जी, और एक होता है, ये ध्यान से देखना प्लीज, या
एक होता है सब्स्टिट्यूट्स और एक होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, ठीक है। सब्स्टिट्यूट्स वो होते हैं जिनको एक के बदले दूसरे को इस्तेमाल किया जा सकता है। मुझे कॉफी पीना बहुत पसंद है, ठीक है, मैं कॉफी के बिना नहीं रह सकती। तो नेस्कैफे जो है, मैं रोज 10 रुपए वाला वो पैकेट लाती हूँ, उसको कप में डालती हूँ और अपना पी जाती हूँ। तो मुझे एक बात बताओ, ये 10 रुपए की कॉफी मैं डेली कंज्यूम कर रही हूँ, मार्केट में सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल है, ब्रू एंड अदर ब्रांड्स ऑफ कॉफीज, लेट्स से वो भी 10 रुपए की ही सैशे आ रहे हैं। लेकिन जब तक नेस्कैफे 10 रुपए का है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जिस दिन ये जो नेस्कैफे का सब्स्टिट्यूट मार्केट में अवेलेबल है ये हो गया सस्ता, ठीक है, ये हो गया 7 रुपए का, मुझे एक बात बताओ, क्या अब मैं इसकी तरफ आकर्षित हो जाऊंगी या नहीं होंगी? बिल्कुल होंगी। क्यों होंगी? क्योंकि भाई ये भी तो कॉफी है और ये सस्ते में मिल रही है। लेज 10 रुपए वाले और अंकल चिप्स सेम फ्लेवर सब कुछ 5 रुपए में मिल रहा हो, सेम क्वांटिटी, सेम एयर, है ना? तो क्या करेंगे? स्विच कर जाएंगे हम। तो जैसे ही मार्केट में जो अवेलेबल सब्स्टिट्यूट्स हैं उनमें जब चेंजेस आता है तब भी एक प्रोडक्ट की डिमांड पर असर पड़ता है। कहने का मतलब, नेस्कैफे का खुद का प्राइस चेंज नहीं हुआ था, लेकिन उसके जो सब्स्टिट्यूट्स मार्केट में अवेलेबल है उसका प्राइस चेंज होने की वजह से नेस्कैफे की डिमांड में फर्क आया। तो कहना इसे कि जो फोर्सेस बिहाइंड चेंजेस इन डिमांड है, और यहाँ पर जो मेरा प्रोडक्ट है वो नेस्कैफे है, उसके रिलेटेड गुड्स यानी कि ब्रू के प्राइस में अगर फर्क आएगा तो मेरी डिमांड पे इम्पैक्ट पड़ेगा, नेस्कैफे की डिमांड पे इम्पैक्ट पड़ेगा, बिल्कुल बोल सकती हूँ। ठीक है, तो पहला है सब्स्टिट्यूट्स। तो यहाँ पर रिलेशन क्या फॉर्म हुआ कि जैसे ही मेरे प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट, जो मेरा सब्स्टिट्यूट का प्राइस है वो जैसे ही नीचे जाएगा, मेरी जो डिमांड है, मेरी खुद की प्रोडक्ट की डिमांड, वो भी नीचे चली जाएगी। दैट मीन्स दे शेयर अ डायरेक्ट रिलेशनशिप। प्लीज अंडरस्टैंड दिस थिंग। जैसे ही ब्रू का प्राइस नीचे गया, ब्रू का प्राइस नीचे गया, वैसे ही लोगों ने क्या किया, नेस्कैफे के जो कंज्यूमर्स थे वो ब्रू पर शिफ्ट हो गए और उनकी डिमांड, नेस्कैफे की डिमांड को भी नीचे गिरा गए। ठीक है, तो जैसे पी डाउन हुआ वैसे ही डी डाउन हुआ। वैसे ही अगर ब्रू 10 से 15 हो जाएगा तो ब्रू के कस्टमर्स जो है वो नेस्कैफे पे शिफ्ट हो जाएंगे, नेस्कैफे की डिमांड बढ़ जाएगी। सो दे शेयर प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स एंड द डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट, दे शेयर पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन ईच अदर। एम आई क्लियर? यस, अगर नहीं क्लियर हो तो पीछे करके एक बार फिर से देख लो, है ना? लेकिन क्लियर होना बहुत जरूरी है। दूसरे आ गए जी कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री क्या है? जो एक दूसरे के बिना यूज ही नहीं हो सकते। कार एंड पेट्रोल, पेट्रोल का दाम बहुत ज्यादा बढ़ गया, ठीक है, 95 से 200 रुपए हो गया ड्यू टू एनी रीजन। प्लीज टेल मी कि क्या अब जो पेट्रोल ड्रिवन व्हीकल्स है उनकी डिमांड कम नहीं होगी क्या? बिल्कुल होगी, क्योंकि इतना महंगा, लोग सोचेंगे यार इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स पे शिफ्ट कर जाते हैं, डीजल की गाड़ियों पे शिफ्ट कर जाते हैं, इतना महंगा पेट्रोल हम क्यों दें? राइट। सो यहाँ पर जो प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड है, पेट्रोल क्या है? कार का कॉम्प्लीमेंट्री कमोडिटी। तो जैसे ही पेट्रोल, प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड जैसे ही इंक्रीज हुआ, मेरी खुद की डिमांड जो है प्रोडक्ट की, जो कि कार है, उसकी खुद की डिमांड जो है वो फॉल कर गई। यहाँ पर रिलेशनशिप जो है वो है इनवर्स रिलेशन। तो दो चीज अपने दिमाग में क्या बिठा के चलना है कि प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स में दो तरीके के गुड्स हो सकते हैं, सब्स्टिट्यूट्स एंड कॉम्प्लीमेंट्री। सब्स्टिट्यूट्स का डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है और कॉम्प्लीमेंट्री का होता है इनडायरेक्ट रिलेशनशिप। राइट। देन वी हैव चेंज इन नंबर ऑफ कंज्यूमर्स। मैं मनाली में कोई चीज बेच रही हूँ, वही चीज मैं मुंबई में बेच रही हूँ, कहाँ पर ज्यादा बिकेगी? क्लियरली जहाँ पर पॉपुलेशन ज्यादा है ना, जहाँ पर कंज्यूमर ज्यादा मेरे पास है, कंज्यूमर बेस मेरा ज्यादा है। तो जैसे ही नंबर ऑफ कंज्यूमर्स चेंज होते हैं, डिमांड में फर्क आता है, चाहे उसका प्राइस बड़ा हो या कम हो, है ना? तो कहाँ पर आप बेच रहे हो, नंबर ऑफ कंज्यूमर्स कितने हैं, इस पर बहुत इंपैक्ट करता है। कंज्यूमर की इनकम कितनी है? मैं मुझे पिज्जा खाना पसंद है, ठीक है, मैं पिज्ज़ा खाती ही हूँ, हर हफ्ते एक बार खाती हूँ, ठीक है, मेरी इनकम बढ़ गई, ठीक है। पहले मेरे 80,000 मिलते थे मुझे, और अब मेरा जॉब क्लियर हो गया और मुझे अब 1 लाख मिलने लग गए। इस केस में मैंने खुशी में अपने पिज़्ज़ाज़ 2 बढ़ा दिए। कपड़े जो मैं महीने में 1 बार खरीदती थी, अब मैं 2 बार खरीद लेती हूँ। व्हाटएवर, बेसिकली कंज़म्पशन जो है ना, हमेशा जब भी एक इंसान की इनकम बढ़ेगी, उसके कंज़म्पशन लेवल्स में इंक्रीज़ आएगा ही आएगा। तो इनकम ऑफ कंज्यूमर इज़ आल्सो वन फैक्टर। आप अब यहाँ पर एक चीज़ नोटिस करना, क्या यहाँ पर ओन प्राइस कमोडिटी का, खुद का प्राइस बढ़ रहा है? नहीं, उसके सब्स्टिट्यूट है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का हो रहा है। यहाँ पर प्राइस में कोई चेंज आ रहा है? नहीं, पॉपुलेशन या नंबर ऑफ कंज्यूमर्स में चेंज आ रहा है और उसकी वजह से डिमांड इंपैक्ट हो रही है। यहाँ पर कंज्यूमर इनकम,
चेंज हो रही है, प्राइस ऑफ कमोडिटी चेंज नहीं हो रहा। पिज्जा तो अभी भी उतने का ही है जितना पहले मिलता था, लेकिन मैंने कंजम्पशन इंक्रीज कर लिया क्योंकि मेरे पास इनकम ज्यादा आने लगी है, मेरी परचेजिंग पावर ज्यादा बढ़ गई है। टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस ना बढ़े, पैसे है ना इंक्रीज हो डिक्रीज हो, प्राइस चेंज अंडर मतलब प्राइस किसी चीज का ना भी चेंज हो, अगर मुझे उसकी हैबिट जनरेट हो गई है तो मुझे फर्क ही नहीं पड़ेगा कि उसके प्राइस क्या है, आई विल स्टिल कंज्यूम दैट प्रोडक्ट। ठीक है, मार्केट में सब्सटीट्यूट्स ऊपर जा रहे हैं नीचे जा रहे हैं। डार्क चॉकलेट है, अब एक वो बन गया क्या, डार्क चॉकलेट इज हेल्दी फॉर हेल्थ, तो सब लोग डार्क चॉकलेट ही कंज्यूम करते हैं। अब उसका प्राइस चाहे पहले भी 100 रुपए की आती थी, अब भी 100 रुपए की आती है, बट पीपल हैव स्टार्टेड कंज्यूमिंग इट मोर। सो टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस मैटर। एक्सपेक्टेशंस अबाउट फ्यूचर। कोविड में मास्क, पहले जो वेव थी उसके बाद अपने आप ही जो बिक्री है बहुत ज़्यादा हो गई, डिमांड बहुत ज़्यादा राइज हो गई, बिकॉज लोगों को लगा यार पता नहीं बाद में अवेलेबल हो कि नहीं, अभी स्टॉक करके रख लो। प्राइजेस कम हुए थे क्या, डिस्काउंट पे मिल रहे थे मास्क इसलिए लिए नहीं, मास्क के प्राइस में कोई चेंज नहीं आया था, लेकिन हमें उसकी डिमांड लगी, फ्यूचर में एक्सपेक्टेशन हुई हमें कि भाई इसकी डिमांड हो सकती है, तो हमने स्टॉक करके रख लिया। तो दीज आर द रीजंस, ये जो अदर फैक्टर्स है, दीज आर द रीजंस जिसकी वजह से डिमांड चेंज होती है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ है कि ओन प्राइस में कोई फर्क नहीं आता। ओन प्राइस में जब फर्क आता है तो डिमांड जो है इन्वर्सली इंपैक्ट होती है। राइट, तो दो चीजें हैं, एक तो ओन प्राइस की वजह से डिमांड चेंज हो सकती है और एक अदर फैक्टर्स अदर देन द ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। तो ये दो कैटेगरीज है जो हमने याद रखनी है। अब जो 500 रुपए की चीज कोई मिल रही है तो मैंने एक खरीद लिया, टॉप है फॉर एग्जाम्पल, है ना, मार्केट गई 500 रुपए का एक टॉप दिखा, मैंने ले लिया। यही टॉप 400 का दिख रहा था, मैंने कहा चलो यार थोड़ा से पैसे और डाल देती हूँ, दो ले लेती हूँ। 300 रुपए का मिल रहा था, तीन ले लिए। 200 के मिल रहे थे, मैंने कहा चार दे दो। ठीक है, नाउ जैसे जैसे प्राइस नीचे जा रहा है, जो क्वांटिटी डिमांडेड, जो डिमांड है मेरी वो बढ़ते जा रही है, इनवर्स रिलेशन यहाँ पर दिखता जा रहा है। जब इसको हम टेबल में इस तरीके से लिखते हैं, इसको हम बोलते हैं डिमांड शेड्यूल। कुछ नहीं है डिमांड शेड्यूल, जो प्राइस, ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी और उसकी जो डिमांड है मार्केट में, उसको जब हम टैबुलर फॉर्म में लिखते हैं, दैट इज कॉल्ड डिमांड शेड्यूल। सो इट इज अ टैबुलर रिप्रेजेंटेशन। इसी चीज को अगर हम अलग अलग डिमांड्स को ऐड कर दें, मार्केट में सिर्फ मैं तो नहीं हूँ डिमांड क्रिएट करने वाली, और भी बहुत सारे लोग हैं मेरे जितने, तो उनको जब हम ऐड कर दें हम सबको प्राइस लेवल्स पर, तो उसको कंबाइंड जो टेबल है उसको हम बोलते हैं मार्केट डिमांड शेड्यूल। बहुत इजी है, इसमें कुछ भी नहीं है। इसी चीज को जब मैं ग्राफिकली रिप्रेजेंट करती हूँ, एक ग्राफ लेती हूँ, एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी डिमांडेड लिखती हूँ, वाई एक्सिस पर प्राइस लिखती हूँ, और पॉइंट्स डालने लग जाती हूँ। ये जो मैंने यहाँ पर ये शेड्यूल बनाया है ना, इसके प्राइजेस यहाँ पर पुट करती हूँ, तो मेरे पास एक इस तरह का कर्व आता है। ठीक है, इसको टू फॉर ईज ऑफ अंडरस्टैंडिंग हम स्ट्रेट लाइन भी डिनोट कर देते हैं, बट अगर हम बिल्कुल पॉइंट वाइज चले तो ऐसे कर्व, डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व आता है, दिस इज कॉल्ड डिमांड कर्व। ये दिखाता है कि भाई जैसे जैसे आप प्राइस में ऊपर जाओगे, जो आप डिमांड, 2 रुपए में तो आपके 6 चॉकलेट्स की डिमांड थी, लेकिन जैसे ही आप 4 रुपए आपने प्राइस बढ़ा दिया, वैसे आपकी जो डिमांड है वो कम हो गई। राइट, सो ऑल दीज पॉइंट्स ऑन दिस डिमांड कर्व ये बताते हैं रिलेशन बिटवीन ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी एंड डिमांड। तो ये जो पीले में हमने लिखा था ना, इसका अगर मैं ग्राफ बनाने जाऊं, इस पीले वाले का, ओन प्राइस का और डिमांड का, तो ये है वो ग्राफ। ये ग्राफ रिप्रेजेंट करता है इसको। तो मैम इनको क्या रिप्रेजेंट करता है, इनको रिप्रेजेंट करता है कि ये जो ग्राफ है ना, अगर तो ये सब अच्छा है, फेवरेबल हो गया, इनकम बढ़ गई, नंबर ऑफ कंज्यूमर्स बढ़ गए, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस फेवरेबल हो गई, है ना, पसंद आ गया आपका कमोडिटी, तो ये ग्राफ पूरा का पूरा राइट वर्ड शिफ्ट हो जाएगा। अगर पसंद नहीं आया तो ये अनफेवरेबल चेंजेस है, तो ये पूरा का पूरा ग्राफ लेफ्ट वर्ड शिफ्ट हो जाएगा। तो मूवमेंट जो है, अगर मैं बात करूं ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करोगे, ये जो अदर फैक्टर्स की मूवमेंट है, यू विल रिप्रेजेंट इट विद द हेल्प ऑफ शिफ्ट्स इन डिमांड कर्व। ओन प्राइस कैसे रिप्रेजेंट करोगे, विद पॉइंट्स ऑन डिमांड कर्व। जो डिमांड कर्व है वो अपने आप में ही ओन प्राइस और डिमांड को डिस्क्राइब कर रहा है। ठीक है, तो नीचे की तरफ जा रहे हैं तो एक्सपेंशन, ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो कॉन्ट्रैक्शन। ये दो वर्ड्स हैं जो हम इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा याद रखना है कि एक डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व है और ये एक इनवर्स रिलेशन दर्शा रहा है। डाउनवर्ड स्लोपिंग एंड इनवर्स रिलेशन, जैसे कि प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम होगी, प्राइस घटेगा तो डिमांड ज्यादा हो जाएगी। ठीक है जी, सो फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड, तो ये अब इनको पीला कर लिया। अब अगर इनको हम समझे कि कैसे ये ग्राफ को, डिमांड कर्व को इफेक्ट करेंगे, तो ये शिफ्ट्स क्रिएट करेंगे। ठीक है, राइट वर्ड शिफ्ट अगर फेवरेबल है एंड लेफ्ट वर्ड शिफ्ट अगर अनफेवरेबल है। क्या यहाँ पर कोई प्राइस में चेंज आ रहा है, नहीं, ये देख सकते हो आप,
प्राइस में कोई चेंज नहीं आ रहा, प्राइस अगर 10 रुपए था अभी भी 10 रुपए ही है, लेकिन डिमांड शिफ्ट कर गई। क्यों? क्योंकि अदर फैक्टर्स में चेंज है। हो सकता है इनकम बढ़ गई हो, पैसे ज्यादा आने लग गए हो कंज्यूमर के पास, हो सकता है उनको पसंद आ गई आपकी चीज, है ना, आपकी जो डार्क चॉकलेट है उसके बेनिफिट सबको पता चल गए, यू नो। सो एनीथिंग कैन हैपन, जो भी अदर फैक्टर्स हमने किए उसमें से। अब इससे रिलेटेड केस स्टडी पढ़ लेते हैं। In the city of Greenfield, electric scooters have become increasingly popular due to rising fuel prices and environmental concerns. One of the leading brands, EcoRide, sells electric scooters at a price of 90,000. Initially, at this price, monthly demand of EcoRide scooters were 1,000 units. लेकिन जियोपॉलिटिकल टेंशंस की वजह से पेट्रोल प्राइसेस इंक्रीज हो गए शार्पली अक्रॉस द कंट्री। एज अ रिजल्ट मेनी कंज्यूमर्स स्टार्टेड लुकिंग फॉर चीपर एंड फ्यूल एफिशिएंट ऑल्टरनेटिव्स। अब देखो क्या कह रही है कि स्कूटर जो है वो बहुत ज्यादा यूज होते थे एक जगह पे, ग्रीनफील्ड नाम की लीडिंग ब्रांड था इको राइड, जो कि इलेक्ट्रिक स्कूटर्स जो है वो बेचता था। जैसे ही पेट्रोल के दाम बढ़े तो इलेक्ट्रिक स्कूटर्स की डिमांड जो है वो और ज्यादा बढ़ गई। ठीक है, अब ये नंबर्स में अभी के लिए मत जाओ, अगर क्वेश्चन पूछेगा नंबर्स तो चले जाना, नहीं तो नंबर्स में क्या जाना है, थीम समझो क्वेश्चन का। इवन दो द प्राइस ऑफ इको राइड स्कूटर्स रिमेन्ड अनचेंज्ड, अब यहाँ पर इको राइड स्कूटर्स का खुद का प्राइस चेंज नहीं हुआ, द डिमांड फॉर इलेक्ट्रिक स्कूटर्स इंक्रीज्ड 1400 यूनिट्स पर मंथ। ठीक है, तो यहाँ पर ये तो मुझे समझ में आ गया कि भाई प्राइस में कोई चेंज नहीं है, यानी कि अदर फैक्टर्स में चेंज है। तो अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, कंसिडर द केस ऑफ इको राइड इलेक्ट्रिक स्कूटर्स, द प्राइस ऑफ स्कूटर्स रिमेन कांस्टेंट बट ड्यू टू अ शार्प इंक्रीज इन पेट्रोल प्राइसेस द डिमांड फॉर इलेक्ट्रिक स्कूटर्स इंक्रीजेस। क्या हो रही है, स्कूटर्स का खुद का प्राइस में कोई चेंज नहीं हुआ, लेकिन उसके जो कॉम्प्लीमेंट्री, जो पेट्रोल के बिना वो चल नहीं सकते थे, है ना, जिस पेट्रोल के बिना वो चल नहीं सकते थे, उसके दाम में बहुत मेजर इंक्रीज हुआ। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के केस में हमने क्या समझा है कि जैसे ही आपके कॉम्प्लीमेंट्री कमोडिटी का प्राइस ऊपर जाएगा, आपकी जो डिमांड है वो नीचे चली जाएगी, है ना, और इसकी वजह से आपकी डिमांड नीचे चलेगी, और जो आपके सब्सटीट्यूट्स की डिमांड थी, सब्सटीट्यूट कौन है आपका, इलेक्ट्रिक स्कूटर, इलेक्ट्रिक स्कूटर की जो डिमांड है वो बढ़ गई। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, अब आपको बताना है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। द इंक्रीज इन डिमांड इज ड्यू टू अ राइज इन द प्राइस ऑफ सब्सटीट्यूट गुड। सब्सटीट्यूट गुड कौन सा है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक है। कहने की बात ये है यहाँ पर कि आपका जो इलेक्ट्रिक स्कूटर है वो इस स्कूटर का, जो पेट्रोल वाला स्कूटर है उसका तो सब्सटीट्यूट है ना। पेट्रोल क्या है स्कूटर का, नॉर्मल स्कूटर का पेट्रोल क्या है, वो एक कॉम्प्लीमेंट्री कमोडिटी है। तो एक्सक्यूज मी, इनका इनवर्स रिलेशन समझ में आता है, लेकिन स्कूटर एंड इलेक्ट्रिक स्कूटर तो एक दूसरे के सब्सटीट्यूट गुड्स है ना। तो इस केस में, तो इस केस में जो आपके सब्सटीट्यूट गुड्स है उसकी डिमांड क्या हो जाएगी, वो राइज हो जाएगी, क्योंकि पेट्रोल इंक्रीज हो गया तो इसलिए डिमांड जो है वो कम हो गई स्कूटर की। तो अब स्कूटर के कंज्यूमर्स कहाँ जाएंगे, वो शिफ्ट कर जाएंगे इलेक्ट्रिक स्कूटर्स के कंज्यूमर्स पर, राइट। तो जो स्कूटर है, नॉर्मल स्कूटर है, उसकी डिमांड कम हो गई, तो यहाँ पर उसका कंज्यूमर बेस किस पर शिफ्ट होगा, उसके सब्सटीट्यूट पर शिफ्ट होगा, दैट इज व्हाट, दैट इज इलेक्ट्रिक स्कूटर। थोड़ा सा ट्विस्टेड है ये, बट कोई बात नहीं, एग्जाम में ऐसे ट्विस्टेड ही आते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं आते हैं ना, जिस हिसाब से डिफिकल्टी लेवल इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पर आपने ध्यान रखना है कि इंक्रीज इन डिमांड इज ड्यू टू राइज इन द प्राइस ऑफ सब्सटीट्यूट गुड। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। एडिशनली अगर स्टेटमेंट को कंप्लीट बनाना हो तो मैं लिखूंगी कि जो आपका सब्सटीट्यूट गुड है उसके कॉम्प्लीमेंट्री गुड के प्राइस में बहुत ज्यादा इंक्रीज की वजह से ये चेन ऑफ इवेंट्स हैपन हुए, जिसकी वजह से अल्टीमेटली आपका जो कमोडिटी है जो कि इलेक्ट्रिक स्कूटर है उसकी डिमांड बढ़ गई है। ठीक है जी, आई होप ये सबको समझ में आया है। द डिमांड कर्व फॉर इलेक्ट्रिक स्कूटर्स, अब इस केस में क्या होगा, विल इट शिफ्ट राइटवर्ड्स, बिल्कुल अदर फैक्टर्स जो है वो इम्पैक्ट हो रहे हैं, अदर फैक्टर्स, तो ये जो डिमांड कर्व है ये शिफ्ट हो जाएगा टुवर्ड्स द राइट हैंड साइड। द सिचुएशन रिप्रेजेंट्स अ मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व। क्या ये डिमांड कर्व के ऊपर किसी मूवमेंट को दर्शा रहा है, बिल्कुल नहीं दर्शा रहा, क्योंकि अदर फैक्टर्स में चेंज है, प्राइस में तो चेंज ही नहीं है बेचारे की, खुद की जो इलेक्ट्रिक स्कूटर के प्राइस है उसमें तो कोई चेंज ही नहीं है, राइट। सो हियर द करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन A, that is 1 and 2, because first two statements are correct, third is not.
उसके बाद मीडिया रिपोर्ट्स ने बताया कि कुछ सेफ्टी इश्यूज हैं बैटरी ओवरहीटिंग को लेकर, जो इलेक्ट्रिक स्कूटर्स हैं उनकी बैटरी ओवरहीटिंग को लेकर सेफ्टी इश्यूज हैं। इसके वजह से कंज्यूमर्स का कॉन्फिडेंस जो है वो थोड़ा सा कम हो गया। ठीक है, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस अनफेवरेबल चले गए। अब क्या होगा, ये डिमांड कर्व है इलेक्ट्रिक स्कूटर्स का, क्या ये लेफ्ट में नहीं जाएगा? अनफेवरेबल हो गया ना, बिल्कुल जाएगा। सो देयर विल बी अ लेफ्टवर्ड शिफ्ट इन द डिमांड कर्व। देयर इज अ डिक्रीज इन डिमांड ड्यू टू अनफेवरेबल कंज्यूमर परसेप्शन, बिल्कुल सही बात है। द डिमांड कर्व शिफ्ट्स लेफ्टवर्ड्स, बिल्कुल सही बात है। द क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीजेस ड्यू टू राइज इन प्राइस, क्या प्राइस में कोई चेंज है? नहीं है। अगर आप बोल रहे हो शिफ्ट इन डिमांड कर्व हो रहा है तो वो इंप्लाइड ही है कि भाई प्राइस रिमेन्स अनचेंज्ड, तभी शिफ्ट होगा। ठीक है, सॉरी अबाउट द हैंड राइटिंग, प्राइस रिमेन्स अनचेंज्ड। ठीक है, whenever there is a shift in demand curve, तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए। सो आई होप कि जो कॉन्सेप्ट है ये आपको बहुत क्लियर हुआ है। और आज का ये जो सेशन है अगर आपको अच्छा लगा, समझ में आया, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। साथ ही मैं आपको बता दूं कि अगर आप देख रहे हो कुछ कोर्सेज के लिए जो कि मदद कर सके आपकी इस जर्नी में, अपनी जो जैब के लिए प्रिपेयर आप कर रहे हो, तो edutab.in पर आप जा सकते हो और जैब के कोर्सेज को चेकआउट कर सकते हो। यहाँ पर आपको मास्टर कोर्स मिल जाएगा जिसमें कि लाइव क्लासेस के थ्रू सब कुछ हम कवर करेंगे। कॉन्सेप्ट क्लासेस रिकॉर्डेड आपको यहाँ पर दी जाएंगी। आप अपने कॉन्सेप्ट्स वहाँ से क्लियर करोगे, साथ में आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी एग्जाम से पहले फॉर द रिविजन। साथ ही यहाँ पर नोट्स, प्रीवियस ईयर पेपर्स, मॉक टेस्ट, ये सब कुछ आपको मिल जाएगा। और डिटेल्स के लिए ब्रोशर चेकआउट कर सकते हो। सिमिलरली हमारे पास लाइव क्लासेस, लाइव बैचेस भी अवेलेबल है, लाइव क्रैश कोर्स के नाम से, उसे भी आप चेकआउट कर सकते हो। एंड वहाँ पर लाइव क्लासेस के थ्रू हम सब कुछ कवर करेंगे। टेस्ट सीरीज जो है ये आपकी प्रैक्टिस के लिए है, जो ऑलरेडी अटेम्प्ट दे चुके हैं लेकिन अब चाहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करनी है। और इंडिविजुअल कंपोनेंट कोर्सेज भी अवेलेबल है, सिर्फ IEIFS पढ़ना है, सिर्फ PPB पढ़ना है, तो इंडिविजुअल कंपोनेंट्स आप चेकआउट कर सकते हो। साथ में इस कोड का इस्तेमाल करके जो डिस्काउंट है वो अवेलेबल कर सकते हो आप। और ब्रोशर में डिटेल्स दी है तो एक बार ब्रोशर चेकआउट जरूर करना। ठीक है, तो इसमें A to Z आपको कोर्स की बिल्कुल इन्स एंड आउट्स पता चल जाएंगे। इसके अलावा बेस्ट चीज़ जो इस कोर्स में है वो ये भी है कि आपको मेंटोर टॉक मिलती है। दैट मीन्स एवरी सैटरडे, एवरी सेकेंड एंड फोर्थ सैटरडे एक मेंटोर सेशन होता है, एक मेंटोर टॉक होती है, जिसमें कि आप अपने टीचर के साथ कनेक्ट कर सकते हो, एजुकेटर के साथ। और वहाँ पर अ, ना कि सिर्फ एग्जाम रिलेटेड डाउट्स, बिकॉज वो तो आप लाइव क्लासेस में भी पूछ सकते हो, बट एनीथिंग रिलेटेड टू द स्ट्रैटेजी, है ना, कोई पर्सनलाइज डाउट है आपका, है ना, आपको कोई दिक्कत आ रही है, कोई चीज़ कहाँ से पढ़े वो समझ नहीं आ रहा, या कोई भी किसी भी तरीके की पर्सनल इशू इफ यू आर डीलिंग विद, यू कैन डिस्कस इट देयर विद योर मेंटोर्स। सो दिस माइट बी वेरी हेल्पफुल, डू चेक इट आउट। एंड इन केस यू हैव एनी मोर क्वेरीज आप रीच आउट कर सकते हो इस इन्फॉर्मेशन पे। अगर आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू एंड हैव अ वंडरफुल डे।